नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है गिल्लू। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझते हैं। लेखिका कहती है कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अचानक ही उस छोटे जीव की याद आ गई जो इस लता की घनी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर लेखिका के निकट पहुंचते ही वह कंधे पर कूदकर चौंका देती थी। तब लेखिका को उस कली की खोज रहती थी, लेकिन आज उस छोटे जीव की खोज है। लेकिन वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। आखिर यह कौन जानता है कि स्वर्णिम कली के बहाने वही लेखिका को चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सुबह कमरे से बरामदे में आकर लेखिका ने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों तरफ चोंचे से चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काक भूषंडी भी अजीब पक्षी है, एक साथ विशेष आदर, तिरस्कार, बहुत सम्मानित और बहुत अपमानित। लेखिका कहती है कि हमारे बेचारे पुरखे ना तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के और ना ही हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए कौवा बनकर ही प्रकट होना पड़ता है। केवल इतना ही नहीं, हमारे दूर के सगे संबंधी को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके बेसुरा स्वर में ही देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम कौवा और कांव कांव करने को अपमान के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। लेखिका के काक पुराण के व्याख्या में अचानक बाधा आ गई, क्योंकि गमले और दीवार के मेल में छिपे एक छोटे से जीव पर लेखिका की नजर पड़ी। जब लेखिका ने सामने जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो हो सकता है कि घोंसले से गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सरल आहार खोज रहे हैं। दो कौवे की चोंचों के दो घाव उस छोटे से जीव के लिए बहुत थे, इसलिए वह बिना किसी हरकत के गमले से चिपटा पड़ा था। उस समय सबने कहा था कि कौवे के चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लेकिन लेखिका का मन नहीं माना और फिर उसने धीरे से उठाकर उसे अपने कमरे में लाई और फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। इसके बाद लेखिका रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर उसके नन्हे से मुंह में लगाई, लेकिन उसका मुंह खुल नहीं सका और दूध की बूंदें दोनों तरफ उलटते पलटते हुए नीचे गिर गई। फिर कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और निश्चिंत हो गया कि लेखिका की उंगली को अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर और नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने में उसके चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको आश्चर्यचकित करने लगी। लेखिका ने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार लेखिका उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगी। फिर लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की टोकरी में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया और यह 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों जैसी आंखों से कमरे के अंदर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। लेकिन उसकी समझदारी और गतिविधियों पर सबको आश्चर्य होता था। जब लेखिका लिखने बैठती थी तब अपनी तरफ लेखिका का ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतर जाता था। उसका यह दौड़ने का सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। लेखिका कभी गिल्लू को पकड़कर एक लंबे से लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा छोटा सा शरीर लिफाफे के अंदर बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों तक मेज पर दीवार के सहारे खड़े होकर वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका की गतिविधि को देखा करता था। भूख लगने पर वह चिक-चिक करके मानो वह लेखिका को सूचना देता था और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता था। फिर एक दिन गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया। लेखिका के कमरे में नीम और चमेली की सुगंध धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे आजाद करना जरूरी है। फिर लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस रास्ते से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले हुए कुत्ते और बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। जरूरी कागज पत्रों के कारण लेखिका के बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। लेखिका के कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और लेखिका ने अंदर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से अंदर आकर लेखिका के पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह रोज का सिलसिला हो गया। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली के रास्ते से बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर एक डाल पर उछलता कूदता रहता था और ठीक 4 बजे वह खिड़की के अंदर आकर अपने झूले में झूलने लगता था।
लेखिका को चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, तो कभी पर्दे की सिलवट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका लेखिका से लगाव भी कम नहीं है, लेकिन उनमें से किसी को भी लेखिका के साथ लेखिका की थाली में खाने की हिम्मत नहीं है। हालांकि गिल्लू इनमें अपवाद था। लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती थी तो वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता था और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह लेखिका की थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। काजू उसका प्रिय भोजन था और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह बाकी खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या फिर झूले के नीचे फेंक देता था। उसी बीच लेखिका एक मोटर दुर्घटना में घायल हो गई, जिस कारण उसे कुछ दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब लेखिका के कमरे का दरवाजा खोला जाता था तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता था और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता था। सभी लोग उसे काजू देकर आते थे, लेकिन अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे हुए मिले थे, जिससे यह पता चलता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय भोजन कितना कम खाता रहा होगा। लेखिका की अस्वस्थता में वह तकिए पर सिर के पास बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इतने धीरे धीरे सहलाता रहता था कि उसका हटना एक सेविका के हटने के समान लगता था। गर्मियों में जब लेखिका दोपहर में काम करती रहती थी तो गिल्लू ना तो बाहर जाता था और ना ही अपने झूले में बैठता था। उसने लेखिका के निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक बिल्कुल नया उपाय खोज निकाला था। वह लेखिका के पास रखी हुई सुराही पर लेट जाता था और इस प्रकार वह सामने भी रहता था और ठंडक में भी रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 साल से अधिक नहीं होती, इसलिए गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। उसने दिन भर ना कुछ खाया और ना ही बाहर गया। रात में अंत की पीड़ा में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की अंतकालीन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने जागकर हीटर जलाया और उसे गर्मी देने का प्रयास किया, लेकिन सुबह की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और के जीवन में जागने के लिए सो गया। इसके बाद उसका झूला उतारकर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। लेकिन गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, क्योंकि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी और उस छोटे से शरीर किसी वासंती दिन और जूही के पीले रंग के छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास लेखिका को संतोष देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।